सब पीछे पीछे पीछे, सब पीछे, सब पीछे। राजस्थान सरकार बेरोजगारों को न्याय दो, बेरोजगारों को न्याय दो, बेरोजगारों को न्याय दो, बेरोजगारों को न्याय दो। करो सरकार होश में, करो सरकार होश में, करो सरकार होश में, करो सरकार होश में। बेरोजगारों को न्याय दो, बेरोजगारों को न्याय दो, बेरोजगारों को न्याय दो। करो सरकार होश में, करो सरकार होश में, करो सरकार मुर्दाबाद, करो सरकार मुर्दाबाद, करो सरकार होश में, न्याय दो, बेरोजगारों को न्याय दो। केला सरकार मुर्दाबाद, केला सरकार मुर्दाबाद, केला सरकार मुर्दाबाद।
नियमित किया जाए। सरकार इनसे सहानुभूतिपूर्वक विचार करके जब कोरोना में काम ले लिया तो सरकार को ये काम करना चाहिए। आरएलपी पार्टी पहले दिन इनके साथ है, मेरे तीनों विधायक आगे थे, क्योंकि लोकसभा की वजह से मैं नहीं आ पाया। हमारा इनको वैसे समर्थन था, लेकिन आज मैं स्वयं समर्थन देने के लिए आया और हमारा एजेंडा रहेगा जितने भी क्षेत्र है, जितने भी दूसरे सुविधा कर्मी राजस्थान के अंदर खाली पद है, बेरोजगारों को रोजगार देने को लेकर बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर 6 की शुरुआत आज दिन पहुंचेगी। सर जैसे अशोक गांधीवादी व संवेदनशील क्षेत्र नजर आते हैं, पर जहाँ हर वर्ग को अब देख रहे हैं एमपी एमआई रोड पर सड़क पर बैठा है, पार्टी बैठी है, कहाँ संवेदनशील सरकार की संवेदनशीलता होती है। बच्चों से बात करके कोई रास्ता निकाल लेती सरकार। जब आप बजट में इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हो, सारी बात कर रहे हो, तो फिर बजट के अंदर बच्चों के लिए भी तो करते हैं ना। संवेदनशीलता है नहीं, संवेदनहीन सरकार है और बीजेपी सत्ता में आना चाहती है। 20 दूलों की 12 देख तेरी दुल्हन ये चाहते हैं कि सरकार हमारी बन जाए, सीएम हम कैसे बने। 3.5 साल बाद बीजेपी को राजस्थान में सर जहाँ अशोक गहलोत पर लगाते कि हम 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे, ऐसा लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। अरे कुछ नहीं देंगे, सब बजट लोक मामला होता है। रोजगार है ही नहीं, बेरोजगार इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं और किसान भी किस तरह आत्महत्या करते हैं। आप आरएलपी पार्टी कांग्रेस बीजेपी घर बिठा के नया राजस्थान बनाएगी। जैसे कि सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ।
सबसे पहले तो जयपुर की धरती पे जयपुर कमिश्नरेट के आगे लगभग 1 महीने से अपनी वाजिब मांगों को लेकर हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे राजस्थान के किसान के बेटे बेटियों को मैं धन्यवाद दूंगा कि जब लड़ाई की शुरुआत हुई थी उस समय लोकसभा चल रही थी और मुझे जैसे ही मालूम हुआ मैंने मेरे तीनों विधायकों को धरना स्थल पर जाकर सीएए आंदोलन को ऊर्जा कैसे मिले, कैसे मजबूती मिले, आरएलपी का स्टैंड क्लियर कर दिया था। लेकिन मैं आपको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि इस तपती धूप के अंदर जहां हर व्यक्ति एयर कंडीशन, कूलर और पंखे के अंदर बैठना चाहता है, ये ऐतिहासिक आंदोलन है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि लड़ाई लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन जहां मैं पहुंच जाता हूं उस लड़ाई के अंदर जीत लड़ने वालों की होती है। राजस्थान का कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं होगा जिसके अंदर अगर हम पहुंचे, आरएलपी गठन को तो 3 साल में, बिना आरएलपी गठन के भी जब निर्दलीय विधायक था, जब मैं पहले विधायक था, विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था, तभी मुझे याद है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास के अंदर हम जब उस जमाने के अंदर पढ़ा करते थे, आज तो हाथ खड़े करा देंगे तो हर जिले के 150-200 बच्चे मिल जाएंगे इसी जगह। और मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था तो मेरे जिले के बच्चों की संख्या कम थी, सबसे ज्यादा नौजवान शेखावटी, सीकर, जुनून, बड़सर, अलवर के इलाकों और उन लोगों ने मजबूती के साथ राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाया। और मैंने उस समय तकलीफ देखी थी कि गांव के बच्चे जब कॉलेज यूनिवर्सिटी अध्यक्ष के कैंपस में आते हैं या वो छात्र नेताओं से मिलते थे तो उनके सामने एडमिशन की बहुत बड़ी समस्या होती थी कि उनका एडमिशन महारानी कॉलेज में नहीं होता था, महाराजा कॉलेज में नहीं होता था, थॉमस राजस्थान कॉलेज में कैंपस में नहीं होता था। पहली बार राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास के अंदर 5% अगर पटवारी सरपंच ग्राम सेवक से लिखा गया था कि फला गांव का आदमी उसके आरक्षण की व्यवस्था अगर विश्वविद्यालय के इतिहास के अंदर कराई, सम्मान ग्रामीण छात्रों को 5% राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर मिला। भाइयों, उस समय मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी तो आदत थी जो भी व्यक्ति मेरे पास आता था मैं काम की मना नहीं करता था और अभी वही आदत है। कोई भी पीड़ित आदमी आता है तो मैं काम कराता हूँ। उस समय 7-8 हजार एडमिशन ज्यादा हो गए थे। तो राजस्थान की विधानसभा के अंदर कांग्रेस बीजेपी की सरकार थी और कांग्रेस और भाजपा के 56 विधायकों ने खड़े होकर ये कहा था कि राजस्थान विश्वविद्यालय को आपने क्या बढ़ा दिया, यहाँ गांव के छोरों को ठूस दिया रला के, गांव की लड़कियों के ज्यादा फर्जी एडमिशन हो गए, 7-8 हजार एडमिशन ज्यादा हो गए, विश्वविद्यालय की जांच कराओ और अध्यक्ष को जेल के अंदर डालो। ये राजस्थान की विधानसभा का मामला होता था। लेकिन भाइयों, मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं था। मुझे किसी ने कहा कि एडमिशन ज्यादा हो गए, मैंने कहा एडमिशन तो ज्यादा हुए, अगर मेरा मौका लगा तो मैं नौकरियां भी ज्यादा लगा दूंगा राजस्थान के अंदर। ये मेरा राजस्थान की राजनीति के अंदर हमेशा रहा। इसलिए किसी दल के अंदर दब के अनुमान बेनीवाल नहीं रहा। आपके मैं साथ हूँ, मुझे पता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप किस तरह मेरे से नाराज हो रहे थे लंबे समय तक। हनुमान जी आपके हाथ ही सारा काम हो जाएगा, जबकि आपको पता नहीं अशोक गहलोत के बेटे को किसने हराया राजस्थान में? मैं नहीं तो हराया, तो मेरा आने से कैसे हो जाएगा? हाँ, लेकिन ये अशोक गहलोत को पता है कि हनुमान बेनीवाल अगर आ गया और उसने स्टैंड ले लिया तो सीएए का जो आंदोलन है ये हजारों की संख्या में नहीं होगा, ये लाखों की संख्या में राजस्थान के अंदर है। अगर असली ताकत कांग्रेस, भाजपा और आरएलपी की बात मैं करूंगा क्योंकि दूसरी पार्टियां तो है ही नहीं अभी यहाँ पे, किसी का तो विधायक ही नहीं। तो तीसरा दल आरएलपी राजस्थान के अंदर, भाइयों आप देखते हो विधानसभा के अंदर कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों हाथ मिला लेते हैं। एक परिवहन घोटाला हुआ जिसमें प्रताप सिंह खाचरियावास मुलजिम बनता, अगर सीबीआई को जांच जाती तो भाजपा के अग्रिम पंक्ति के नेताओं
प्रताप सिंह के साथ बात करके आंखों में और मुद्दे को वहीं दबा दिया। तब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायकों ने ये मांग करी कि हमें राजस्थान को बचाना है। अभी राजस्थान इस तरह मिला जुल के खेल का नहीं रहा। आरएलपी पार्टी का गठन, जवान, किसान, उनको रोजगार, भ्रष्टाचार बेमुक्त राजस्थान के लिए मेरे तीनों विधायक पूरे दिन धरने पर बैठे रहे और 1 दर्जन बार मामला उठाया कि उस परिवहन घोटाले की जांच कराओ। अब जांच मेरा हाथ में नहीं है, जांच तो वो गहलोत कराता है। कौन कराता है? और यह हाईकोर्ट कराता है। अगर गहलोत नहीं कराता है, हम संघर्ष प्रदर्शन करके हमारे मंच में बात रखते हैं और कोर्ट के अंदर जाते हैं। सारी जांचें सीबीआई के अंदर में नहीं जाती और सीबीआई में दर्जनों मामले चले गए। अभी जांच टीम ही नहीं आ रही है, कई बार सीबीआई वापस लौटा देती है। लेकिन आवाज को उठाने का काम हमारा है। आज अगर सीएच आवाज नहीं उठाते, आज अगर चुपचाप अपने घर चले जाते तो आपको कोई नहीं पूछता। जब आपने आवाज उठाई, हम लोग आपके साथ आए। मुझे नहीं लगता कि कोई सी भी पार्टी बची होगी, सारे नेता यहाँ फोटो खिंचाना आएंगे कि नहीं आएंगे? और भी आएंगे। अब आज मैं आया तो पता लग जाएगा नेताओं को, मंत्रियों का। और मैं चाहता हूँ इसमें हमें कोई राजनीतिक माइलेज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो ज्यादातर बच्चे किसान के बेटे बैठे हैं, उन्होंने तो आरएलपी पार्टी बनाई है। ये तो आपकी ये इच्छा थी कि देश के तमाम राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां बन गई, 2-3 स्टेट छूटे हुए, और अपना बात करते हैं अपना इतिहास की, तो अपना गौरवशाली इतिहास राजस्थान का है। सबसे ज्यादा गोभक्त अगर देश के अंदर में वो राजस्थान के अंदर है। ज्यादातर लोग देवता तो 500 साल पहले थे, लेकिन वीर तेजाजी महाराज ने गायों की रक्षा के लिए 1000 साल पहले बलिदान दिया था। 1000 ऐसे। और ये वीरों शूरों की धरती है राजस्थान। यह मीराबाई की भक्ति भी है। भाइयों, जाम खड़े हैं मोती गोविंद, गणेश जी, गोविंद देव जी। ये जयपुर भी तपोभूमि रही है। आज इस राजस्थान के अंदर हम देखेंगे कि राजस्थान का जो नौजवान है, राजस्थान का किसान है, वो किस पीड़ाओं के दौर से गुजर रहा है। कि तुम किसान के बेटे हो, ये आपका हक और अधिकार मेरे ऊपर सबसे ज्यादा रहता है। क्योंकि मुझे पता था कि जब रीट का धरना चला था, रीट में बच्चे रोज पुकार करते थे कि हनुमान जी आप आओ। मैं उनके साथ आया और भाइयों, रीट जब भी हुई, जब राहुल गांधी सोनिया गांधी के पास वाली सीट से खड़े होकर मैंने कहा तुम दिल्ली की बात मत करो, ये राजस्थान में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, पहले वहां तो संभालो, पूरा ठीक हो रहा। रीट का एग्जाम रद्द हुआ था। आप क्या सोच रहे हो? रीट के एग्जाम में फिर हो गया। लोकसभा के अंदर उस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया तो नागौर के सांसद नहीं खड़ा। चाहे ईस्टर्न कैनाल एआरसीपी का मामला हो, चाहे प्रदेश के अंदर जब किसानों में टिड्डी का कहर था, किसान तकलीफ में थे, टिड्डी दल भी आपने देखा हो, बच्चों में देख ली टिड्डी दल। लोग कहते टिड्डी कैसी होती पहले कहते थे। तो ये सारे दल देकर मैंने वहां उन जगहों पर गया भी था और लोकसभा के अंदर इस मामले को उठा के उन टिड्डी प्रभावित किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से और दूसरा जो हमारे बीमा है फसलों के, उन योजना से पैसा मिले, ये घोषणा भी दिल्ली की सांसद के अंदर करवाई थी। क्या आप सबके सामने मैं सीएचओ को धन्यवाद दूंगा कि आपने लड़ाई लड़ी और इसी का परिणाम है कि आपको जीत भी मिलेगी। मुझे कई आंदोलन याद है, मेरा टीचर का भी आंदोलन चला था, हम विधायक बन गए तो उस समय 8 के अंदर हमेशा जाते थे और तब टी पॉइंट पे विधानसभा चलती थी, वहाँ आंदोलन सारे होते थे। और मैं तो हर आंदोलन में जहाँ भी नौजवानों का आंदोलन होता है मुझे बुलाते हैं, निश्चित रूप से मैं जाता हूँ। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि देरी हो जाती है, मैं भी देखता हूँ कि आंदोलन करने वाला में दम गिरता है, कहीं ऐसा नहीं करता लिखा के आंदोलन। कई जगह में देखता हूँ बॉडी रख के लोग बैठते हैं, लोग बात करते हैं कि हनुमान जी आप आ जाओ, आपका आते ही सारा काम ठीक हो जाएगा। और मैं तो 1-2 जगह पहुंचा तो मैं एक दिन बैठा रहा, पता लगा कि पीछे से पोस्टमार्टम करा के भाग गए, घर वाले सेटिंग कर लिया। ये भी होता है। तो भाइयों, हम ये भी देखते हैं कि लड़ाई लड़ने वाले कितने मजबूत हैं। हमारी मजबूती को आप रिन्यूअल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजस्थान में तो एक ही मजबूत है जो खुद की पार्टी बनाकर लड़ा था। हमारे साथ कई योद्धा थे उस समय जो कहते थे वसुंधरा, गहलोत, ये करते थे भाषण, चले गए वापस उनके कदमों में। देख मैंने कई नेता ऐसे देखे जो क्या क्या करके कहाँ गए। जब सरकारें गिर रही थी, सरकार गिराने में थे, इन विधायक मेरे साथ थे, गहलोत सरकार गिरे, मजबूती के साथ खड़ा था। वो कोरोना काल नहीं आता, सरकार गिर रहे थे, लेकिन गहलोत की किस्मत थी, वो मेहनत थोड़ी नहीं की, तो अगला आया था, बेटे को हराना तो मारवा के आ गया लोकसभा का। तो सारी बातें आपको ध्यान है। लेकिन भाइयों, मैंने उस समय भी कई नेताओं को देखा, बहुत मेरा बीजेपी के नेता थे,
सरकार गिर रही थी, लेकिन हमने दर्जनों विधायक ये कह के 100 दलों की तरफ भेज दिया कि आप जाओ, मैं अपना आप सारा कर लूंगा, आप चले जाओ, ये सरकार नहीं गिरनी। अब आप बताइए, अब बीजेपी कांग्रेस आपस में नहीं लड़ रहे हैं, बीजेपी अंदर से लड़ रही है और कांग्रेस लड़ रही है। और मैं तो ये मानता हूँ, हाँ मैंने भी लड़ाई लड़ी, मैंने भी पार्टी से मुझे निकाला, मैं निकला नहीं था पार्टी, मुझे क्या 3-4 बार 5 बार अखबार के लोग पूछते थे कि आप बयान दे रहे हो पार्टी के खिलाफ, तो ये पार्टी आपको निकाल क्यों नहीं रही है? तो मैंने उन अखबार वालों को ये पूछा, मैंने कहा आप मुझे बताओ मैं कौन सा बयान दूं जिससे निकाल दें? बोले ये दे दिया, मैंने निकाल दिया। मैं माना और महाराजा कॉलेज में ऐसा बयान दिया था कि 48 घंटे के अंदर निकाल दिया। बोले या तो इसको निकालो नहीं तो पार्टी का खात्मा करना, निकाल दिया ना। तो पार्टी से निकालने के बाद भाइयों मैंने लड़ाई लड़ी, खुद की पार्टी में आई, राजस्थान में चुनाव लड़े और तमाम जातियों को उम्मीदवार बनाए, 3 विधायक बने, 3 में से 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक जिता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर लाया। कांग्रेस भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कौन है आप भी जानते हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष गरीब मेघवाल, किसान का, दलित का बेटा, किसान का बेटा है, जिसे कभी नहीं सोचा होगा मैं विधायक भी बनूंगा और किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा। मेरठ से जो हमारी एमएलए उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मुझे भी टिकट मिलेगी और मैं राजस्थान की विधानसभा में बैठूंगी। भाइयों, एक गरीब बावरी समाज की महिला को मौका दिया लोकतंत्र। अभी जब पंचायतों में चुनाव थे तब कई लोग कहते थे कि RLP कितने दिन चलेगी, करते करते हम यहाँ आ गए, MP बन गया और पंचायत चुनाव लड़ाए तमाम राजस्थान का। हो सकता है सभी जगह तो कांग्रेस भाजपा में नहीं पार्टी, हमारे तो 3 साल पार्टी बना हुआ है, उससे 2 साल हुए थे पंचायत चुनाव, तो कई जगह 1.5 साल हुआ। 5 प्रधान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बने और 2 फेज के जो चुनाव थे उसमें कोई गठबंधन नहीं था और एक नगर पालिका का चेयरमैन भी बना के संदेश दिया दिल्ली तक कि ये शेरों की पार्टी है, गांवों की पार्टी है और 36 कौम की पार्टी है। और 5 प्रधान में से 3 शेड्यूल कास्ट के प्रधान है और जो चेयरमैन है वो ब्राह्मण जाति का था नगर पालिका का। ये तमाम लोगों की पार्टी। कल धौलपुर से एक टेलीफोन आया था मेरे पास, उधर थे वो बाबा कह रहे थे हनुमान जी धौलपुर की तरफ आओ। मैंने कहा अभी मारवाड़ इतना लंबा बाबा, मैं धौलपुर की तरफ क्या करूंगा, बहुत नेता है इस साइड में पहले से ऑलरेडी। मैंने कहा पता नहीं RLP का क्या होगा। बोले हम धौलपुर के लोग, हनुमान जी आप भूल जाना, इस बार राजस्थान को बचाना है, हमें मजबूत नेता चाहिए और मजबूत नेता आपसे ज्यादा नहीं हो सकता। धौलपुर की तरफ पार्टी का विस्तार करूंगा, मैं करूंगा, बड़ा राजस्थान है, अकेला व्यक्ति हूँ, हर जगह आप मेरी डिमांड करते हो। मैंने भेजा मेरे MLA को आपके पास और आए, ऊर्जा मिली आपके आंदोलन को, देखा देखी दूसरे लोग भी आए। मुझे कोई कह रहा था कि कांग्रेस के लोग भी आए, क्या कोई मिनिस्टर आए थे? अरे हटे हुए आए, कोई मंत्री आए थे क्या? तो हटे हुए तो ऐसे ही घूमते, ये तो जो आए थे मान लो हटे हुए, विधानसभा में नहीं पहुंच पाएंगे कई लोग। हाँ तो मैं ये आपको विश्वास करता कि आपकी जहाँ जहाँ वार्ता हुई, किस दौर की वार्ता हुई, इतना ही भरोसा दिलाना आज आपके बीच आया हूँ कि हमारे जो कोविड साइक आई है सेकेंड लेयर के अंदर, मैं आपको इस चीज का भी धन्यवाद दूंगा। कोविड साइकों से पहले भी हमारे कोरोना वॉरियर थे देश के अंदर। मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था 19-20 के अंदर, तब प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ी बड़ी डेंगे आंक रहे थे कि हमने कोरोना पर विजय पाई। और जब 10 से 1 लाख लोग गुजर गए तब भाषण नरम पड़ गया। वो किसकी वजह से मौत हुई आप भी जानते हैं कि अगर इंटरनेशनल जो पहला केरल के अंदर पकड़ा गया था जो रोगी, और उसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइटों में रोक लग जाती तमाम में, तो कोरोना इस तरह हिंदुस्तान में नहीं फैलता। ये तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में तो हर चीज, ये सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वर्ल्ड का, एक बार कोई चीज आ जाती है वापिस नहीं जाती। अंग्रेज व्यापार करने आए थे, राज कर गए हिंदुस्तान को, किया नहीं किया, बोले व्यापार करेंगे 200 साल, बोले बढ़िया मिल गया मामला, यही चलते रहो। तो और अपने आप तो नहीं पता, लेकिन जब स्कूल में बच्चे थे पढ़ते थे तब तो ऐसा करते थे, बाहर का आदमी आता था ना उसको ज्यादा मानते थे। कहा ये कहाँ से यूपी के मास्टर जी बहुत अच्छा पढ़ा, हरियाणा में अपने वालों को नहीं मानते। तो बच्चे क्या जागरूक हो गए। पहले हमारे केरल के बच्चे नर्सिंग उसके अंदर हुआ करते थे। ये बच्चों सुनो आप लोग, पहले एक जमाना था जब 30-35 साल पहले सिर्फ केरल की बच्चियां
क्योंकि शिक्षा सबसे ज्यादा केरल में थी। तो वहाँ की बच्चे राजस्थान में सुदूर रेगिस्तानी पहाड़ी इलाके के अंदर सेवाएं देने के लिए आते थे। हम जब स्कूल में पढ़ते देखते थे कि केरल वाले भाई भी हैं और हॉस्पिटल के अंदर वो जमाना भी था। और अब पढ़ाई हुई, आप लोग आगे बढ़े, आपने मेहनत की। अंग्रेजों का राज, जागीरदारों का राज, अकाल का साया और नेताओं का धोखा भी राजस्थान को मार नहीं पाया। ये नौजवान उठ खड़ा हुआ अपनी ताकत से। धन्यवाद राजस्थान के इन छोटे भाइयों में ये दूसरी लहर के अंदर किस तरह अपने जान जोखिम में डाल के, जो दूसरी लहर जवानों के लिए ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि पुराने लोग जो वैक्सीन लगा चुके थे, वैक्सीनेशन हो चुका था उनका, लेकिन जवान नहीं हुए थे। हम ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तड़प रहे थे, सरकार ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दे रही थी। मैं नागौर के अस्पताल गया, मैंने कहा कितनी मौतें हो रही है। हम कोई आके बोले कि साहब यहाँ तो रात को ऑक्सीजन हम बंद कर देते हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं गया वहाँ पूरी कलेक्टर सारी टीम को लेकर और पूछा, तो बच्चे गाँव के थे, बता रहे थे कि रात को हमें मिलते थे कि ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि ऑक्सीजन की कमी से मर रहा है, तो फ्लो धीरे कर देते हैं ऑक्सीजन। धीरे धीरे फ्लो में नींद में मर जाता है फ्लो ऑक्सीजन के अभाव का। मैंने कहा कितने सिलेंडर मिलते हैं नागौर जिले में? बोले साहब 100-125 कितने की आंखें? 400 की। उसी दिन नागौर के अस्पताल के अंदर जाके आईसीयू वार्ड से लेकर तमाम जो कोविड के पेशेंट थे उनके बीच गया और 400 सिलेंडर उसी दिन से चालू कराए नागौर अस्पताल के अंदर। और दूसरे वो चालू कराए, उसके बाद सरकार ऑक्सीजन प्लांट लगाने लगी। प्रधानमंत्री कह रहे ऑक्सीजन प्लांट पीएम कोटे से, कोई कह रहा सीएम कोटे से, कोई ये कह रहा वो पहले वाला आपका चिकित्सा मंत्री था, वो तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। अब उसकी तो जांचें जब सरकार बदलेगी जब होगी, क्या कबाड़ा किया क्या नहीं किया, तो अभी कौन करेगा? वो तो हटाया मंत्री भाई। ये तो हिसाब किताब लिख दिए जाते हैं और सरकारें अगर मजबूत आ जाती है तो हिसाब किताब खुल भी जाते हैं और सरकारें मिली जुली की रही है। हमारा काम संगत का है। लेकिन मैंने देखा दिल्ली तो फेल हुई, लेकिन राजस्थान की सरकार भी पूरी तरीके से कोरोना काल के अंदर फेल थी। ये तो भला हो आप नौजवानों का, मेरे छोटे भाइयों का सीए से हाथों लगाए बच्चों को किस तरह जान जोखिम में डाल आप लोगों ने सेवा करी और उसका परिणाम ये निकला कि आपको निकाल दिया। मेरी मांग रहेगी सरकार से कि 8-9 हजार रुपए आप इनको दे रहे हो, इनको संविदा केंद्र में शामिल करो ताकि बच्चों को ये लगे कि हमारा भविष्य उज्जवल है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके बीच आ गया, निश्चित रूप से जीत आपकी होगी। ये पूरे विश्वास के साथ आया। हमारी आपने जो लिखा 1/4/2022 से सेवाएं नियमित मानी जाए, सीएचए को योग्यता अनुसार समान वेतन दिया जाना चाहिए, ये आपकी मांग है। आज ही प्रदेश सरकार सुन रही है और सरकार को इस बात पे विचार करना होगा। मैं इन दलों में बैठे समझदार लोग भी हैं कांग्रेस भाजपा के अंदर, उनसे भी बात करूंगा कि इसमें पॉलिटिकल माइलेज के लिए इनको ज्यादा दिन तक धूप में मत बिठाओ बच्चों को कि राजनीतिक मैसेज किसका जाए। तपाओ इनको, तपाओ फिर राजनीतिक मैसेज। परेशान है, मुझे बताया बच्चे यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं। उनका 5 मिनट मेरी बात मान लो, यहाँ आ जाओ 5 मिनट मेरी बात। उनको धन्यवाद यहाँ तक आए बात मान के। मुझे बताया कि यहाँ कि प्रेग्नेंट महिलाएं भी धरने पे बैठी हुई है। बताओ गांव की बेटियां, शहर में कोई इनके रहने को मकान थोड़ी है। ये बच्चे जो 8 हजार की नौकरी कर रहे हैं, ये किस तरह शाम का खाना खाएंगे, किस तरह दिन का खाना खाएंगे, किस तरह कहाँ रहेंगे? ये व्यवस्थाएं खुद ही कर रहे हैं अपनी, कोई एमएलए की व्यवस्था थोड़ी करेंगे। अपनी व्यवस्थाएं करके जो लड़ाई आप लड़ रहे हो, मैं भरोसा दिलाता हूँ ये इतिहास बनेगा और सीएचए आंदोलन इतिहास में लिखा जाएगा। हनुमान बेनीवाल आपके पहले भी साथ था, इसमें आपकी जब तक जीत नहीं होगी, पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और तमाम वो नेता जो किसान के बेटे हैं, मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि आपकी रगों के अंदर भी कोई खून दौड़ रहा है, चाहे कांग्रेस बीजेपी के अंदर बैठे होंगे, लेकिन ये बच्चे आपके हैं। कहीं कहीं सवाल हुआ कि कोरोना हो सकता है कि कोई कोरोना खत्म थोड़े हो गया, वापस हो गया खत्म, या मोदी जी ने कह दिया खत्म हो गया, तो वो झूठ बोलते हैं। तो भाइयों, इन बच्चों की फिर हमें आवश्यकता पड़ेगी, इन बच्चों की फिर आवश्यकता पड़ेगी। मैंने देखा था जब पहली कोरोना की लहर थी
तब किसी परिवार में कोरोना से मौत हो जाती थी तो परिवार में समझ लेता था कि जान लो हमारे कोरोना हो जाएगा, बॉडी को जल्दी ले जाओ। देखा था लोगों की संवेदनाएं, मानवीय दृष्टिकोण कहाँ चले गए तो उस समय। लेकिन ये बच्चे अस्पताल से लेके हर जगह काम कर रहे थे, क्या इनकी जिंदगी नहीं है क्या? मैं कोई आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, इस मामले में सरकार से बात भी करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो दोबारा हमारे जो भी आंदोलन संघर्ष होंगे इसमें आपकी बात को शामिल करेंगे और मजबूत तरीके से कोरोना साइको में जो आंदोलन चल रहा है इसमें जब तक आपकी जीत नहीं हो जाती। मैं धन्यवाद दूंगा आपके अध्यक्ष को और तमाम जो टीम लगातार कल भी मेरे से मिली, आज भी लगातार संपर्क में थी। और मीडिया के मेरे भाइयों का धन्यवाद, इस आंदोलन को आपने राज्य स्तर से लेकर और अब दिल्ली स्तर का तो मेरा ही आप इंतजार कर रहे थे, तो दिल्ली स्तर का भी बना देंगे, बनाएंगे मीडिया वाले, इसको थोड़ा सा और हाइट दे देंगे, दिल्ली स्तर का बन जाएगा और लोकसभा चलेगी तो मैं बोल दूंगा तो फिर देश स्तर का हो जाएगा, ये नहीं होगा। आपको समझ लेता हूँ कि विधानसभा का अगर सत्र होगा तो विधानसभा में विधायक सारे बोलेंगे और लोकसभा जुलाई अगस्त के अंदर होती है, मुझे लग रहा है उससे पहले पहले आपका समाधान निकल जाएगा। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि हमें अगर पंखे एसी की आवश्यकता होती है, रात को मुझे पता है कि 2:30 मुझे लाइट चली गई, रात को नहीं, बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा पता करो इन साहब 3 बजे फोन किया, ये मेरे को उठा लिया बेचारा। मैंने कहा क्या बात बोले बिजली? मैंने कहा यार हमारे क्वार्टर में गई, बोले इधर आजकल क्या एमएलए क्वार्टर तोड़ रही है ना सरकार, इधर ध्यान कम दे रहा है। मैंने कहा हम अंदर बैठे यार 15-20 एमएलए, यार ध्यान कोई किसी का नहीं दे रहा है, जो सच है उसका ध्यान किसी ही रखना। तो यही मैं आता बैठ कर तैयार कर रहा सारा गर्मी के बिना कैसे रहा जाए, मैं समझ सकता हूँ आपकी, क्योंकि अभी मुझे कोई कह रहा था कि 7 दिन की भूख हड़ताल की, 10 दिन की, मैंने 17 दिन की थी सेंट्रल जेल जयपुर के अंदर। तो भैरव सिंह सेठा और सीएम थे, राजस्थान की सरकार को झुकाया और 3 मंत्री और मेरे पिताजी एक एमएलए हुआ करते, एमएलए नहीं थे, नेता थे, और वो मुझे कुछ 4 दिन समझौता करना आया। और तो मेरे पिताजी आए सरकार के मंत्रियों के साथ, तो मैंने मेरे पिताजी की बात मान ली। उनका बेटे मैं तेरे को भूख से इस तरह नहीं मानना दूंगा जेल का, तो उनका पुराने विचारों को रखी थे। तो मैंने कहा आप इनके साथ आए हो ना, इससे आप तय 17 दिन की भूख हड़ताल के अंदर भाइयों 20 किलो वजन कम हो गया था 1997-98 के अंदर। एक मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भूख हड़ताल को लास्ट हथियार बनाऊंगा। हर बच्चे आजकल शुरू होते ही भूख हड़ताल करते हैं, पहले भूख हड़ताल नहीं, पहले सगाई होती है, उसके बाद शादी, फिर पहले कोरोना होता था, आजकल बच्चे से डायरेक्ट शादी के बाद ले आते हैं। पहले क्या बोलते थे गाँव में मुकलावा, वो होता था। अब तुम तो क्या सीधा ही करना तो कर में उसको सीधी भूख हड़ताल के कर, ये आते ही लाठी बांटा जंग, इससे फिर आंदोलन सफल नहीं होता, फिर मुकदमे लग जाते हैं। मुकदमे लगाने के बाद तुम कहते हो तो मुकदमे वापस कराओ था, मेरा नाम नहीं तो छोड़ो आंदोलन। ये सरकार ये सारा काम करना चाहिए। 4-5 दिन पहले फोन आया था कि कोई कमिश्नरेट के अधिकारी यहाँ कह रहे थे कि उठाओ इस धरने को, मैंने कहा कोई नहीं उठाएगा, मैं ट्वीट किया तो देखिए उसके बाद किया था ना तो फोन आया। अच्छा है, हमारे यहाँ पारदर्शिता है, हम झूठ नहीं बोलते, दूसरे नेताओं से झूठी बात नहीं करते कि काम किसी ने करा दिया फोटो अपना छपा दिया। बहुत नेता बेटा राजस्थान काम में करा होगा, नाम अपना लिखा। भाइयों हम ये जो बोतल है ना पार्टी का चिन्ह मेरा, अभी पंजाब के एमपी मुझे कह रहे थे कि अरमान जी अगर आप पंजाब में बोतल को उतार देते ना तो समीकरण खराब होता। मैंने कहा कैसे? कि पंजाब में दारू पीने वाले ज्यादा हैं, तो मैंने कहा इसके लिए मैं क्यों दारू पीने का, दारू वाली बोतल है ही नहीं, वो तो वसुंधरा जी की अलग बोतल, तो पानी की बोतल है। तो कहते यार बोतल का चिन्ह आपका जोरदार है, इस चिन्ह को भी ले गए थे। बोतल मेरी चुरा ली थी कांग्रेस भाजपा ने, वापिस एमपी बनने के बाद मेरी पार्टी को मान्यता मिली। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है राजस्थान के किसान के बेटों के लिए। ये भी एक इतिहास बना कि राजस्थान के किसी किसान के बेटे की पार्टी को 52 से लेकर आज तक कभी मान्यता नहीं मिली थी। पहली पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो प्रदेश का राज्य स्तर दल बना, और ये बोतल चिन्ह 10 साल के लिए सुरक्षित हो गया, 10 साल तक सुरक्षित हो गया। अभी गर्मी के अंदर तो हर किसी को बोतल नहीं मिलती। बीजेपी कांग्रेस के नेता भी कई बार बैठते हैं पार्टियों में या कहीं जैसे शादियों में मिलकर देखते हैं बोतल उनको होती है, तो मैं उन बोतल की तरफ देखता हूँ, मेरी तरफ देखते हैं कि हाँ चिन्ह को आप बढ़ाया अर्थ नहीं है। कि कई लोगों ने ये कह दिया, लोग तो इतने बोतल से चिढ़ने लगे कि कोई बोला कि साहब बोले ये बोतलें कहाँ से ले जाओ इनको, तो बोला साहब पानी खाए में, अरे लोटा ही ले आओ, बोतल को हटा। तो बोला बोतल नहीं हटेगी, बोतल आपको साफ कर देगी भारतीय जनता पार्टी को।
भाइयों, आप सबको धन्यवाद। आज आप बड़ी तादाद के अंदर आए। आपने इस एक महीने के अंदर मैंने देखा था कि करीब 1 दर्जन बार हजारों की तादाद के अंदर आप लोग आए। मीडिया के मेरे भाइयों को भी धन्यवाद दूंगा कि आप इन बच्चों को मदद कर रहे हैं। हमारे बच्चे हैं और मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जब तक आप इनकी बात नहीं बताओगे तो इनकी बात कैसे पहुंचेगी? सोशल मीडिया के भाइयों को मेरा धन्यवाद। और एक विश्वास में मेरे सीएचए भाइयों को दिलाना चाहता हूँ कि जब तक आपकी जीत नहीं होगी, आपकी जो संगठन समिति है, आपकी एक टीम है, वो लगातार हमारे से कॉन्टेक्ट में रहेगी। सरकार के अंदर भी अगर आप खाली वार्ता ही करना चाहते हो तो मैं भी करा दूं आपको, उससे फायदा नहीं। पहले मजबूत तरीके से कैसे आपकी बात वो रास्ता ढूंढ के और हम आपके इन लोगों को बता देंगे। और उसके बाद आप लोग ठीक है भाई चावला जी, आप उन्हें बात कर लेना। बात करने के लिए सरकार खुद आ जाएगी आपके पास। मेरे आने के बाद दो ही चीज आती है, या तो पुलिस आती है और या सरकार बात करने आती है। पुलिस आ नहीं सकती कि राजस्थान की पुलिस सीएचए की तरफ उंगली उठा ले, हमारी गारंटी नहीं उठाएगी। आप सरकार आ जाएगी। बड़ी हिम्मत रखो, आने वाला समय आपका है। इस जो अभी 1 महीने का आंदोलन चला है, ऐतिहासिक आंदोलन के लिए तमाम बच्चों का, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि 7-8 लोग जो भाषण दे रहे हैं उनका योगदान है। उन तमाम भाइयों जो तपती धूप के अंदर इस सीएचए को, राजस्थान को, इस पद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तमाम हमारी बहनों का, तमाम उन लोगों का, तमाम मीडिया वाले भाइयों का सबका सहयोग है। और इसी तरह सहयोग बढ़ा कर रखें, शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन जारी रखें। हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरी तरीके से इस सीएचए का जो आंदोलन चल रहा है इसको समर्थन देती है। और समय समय पर आप जब भी बताओगे मैं इसको आपके साथ करूंगा। देखिए, सरकार संवेदनशील है। ये सेकंड जो लेयर थी उसके अंदर सबसे ज्यादा जवान प्रदेश को खोए के परिवार। सरकार को इनसे बात करनी चाहिए और इनकी राजी मांगे सरकार को माननी चाहिए। और ये लोग भी कोई सबकी धूप के अंदर बैठने से राजी नहीं, लेकिन सरकार का मंत्री बयान दे रहा है कि कोरोना खत्म, सीएचए खत्म। तो उसको क्या पता कोरोना खत्म? मोदी जी भी कहते थे कोरोना खत्म हुआ तो नहीं। सेकंड लेयर पे सरकार के रिपोर्टेड मैंने एक मामला लोकसभा में ये भी उठाया था कि प्रत्येक डेट पे 50,000 रुपये देते थे, लेकिन राजस्थान में महिलाओं को डेट पे 50,000 रुपये दिए। आपने उसके बाद पैसे दिए सरकार ने। दुर्भाग्य इस बात का कि सरकार में जो मंत्री है गुटों में बंटे में वो पैसा कमाने में लगे हुए हैं और विधायकों को भी खुली छूट दे दी। और सब विधायक अपना एसडीएम डिप्टी लगा के उनको पता वापिस जीतना नहीं। और कांग्रेस की इतनी दुर्गति आने वाले समय के अंदर होगी इसका अंदाज भी लगा सकते हैं। और कांग्रेस को पता है कि विपक्ष है नहीं यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी के लोग खाली सीएम बनना चाहते हैं या दिल्ली के नेताओं को लाके या कोई बयानबाजी करना या कोई जो मुद्दे हो उनको कैसे हाईलाइट करके धर्म के नाम पर हम कैसे जोड़े, उनका मकसद यही है। विपक्षी भूमिका नहीं निभा सकते क्योंकि वसुंधरा गहलोत का 22 साल का गठबंधन मैंने देखा था। मातृ आयोग से लेके 9TB के घोटालों को जब गहलोत 8 के अंदर आए थे, जब कह रहे थे मैं जांच कराऊंगा, जेलों में डलाऊंगा, उसके बाद मैडम जब आई, ये सारा मिला जुली कर खेल राजस्थान के अंदर चला। और उसी का परिणाम है कि राजस्थान में बेरोजगारी बढ़ी। संविदा कर्मियों को नियमित करें, इनकी इन मांगों में तो आरएलपी समर्थन दे ही रही है। अब हम जल्दी जोधपुर की रैली का ऐलान करेंगे, इसकी संख्या 5 से 10 लाख लोग होगी और हमारा मुद्दा होगा कि 4 लाख खाली पद भरे जाए, बेरोजगारी भत्ता वापिस चालू किया जाए, कर्ज मुक्त किसान हो, मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर बने, फ्री बिजली राजस्थान में मिले। और पिछली बार हमारी आंदोलनों की वजह से स्टेट हाईवे टोल फ्री किए थे और 5 हॉर्स बिजली भी माफ कर, लेकिन वो वापस लागू कर दिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर नौजवानों के बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, जहाँ महिला अपराध में 1 नंबर पर चले गए, रोज भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं। एसीबी कितनों को पकड़ लेगी? लोग एसीबी के खिलाफ भी आगे बताओ, अगर पकड़ती बुला लिया तो लोग आ जाएंगे साथ। इसका क्या रास्ता निकल सकता है? इसका रास्ता मजबूत सरकार राजस्थान में बने और मजबूत विकल्प राजस्थान को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देगी। मैंने आपको बता दिया कि 3 साल के अंदर हमारा संघर्ष भी आपके सामने, सड़क से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक। दिल्ली में भी जब राजस्थान के हितों का मामला हो, ईस्टर्न कैनाल का मामला हो, टिड्डी का मामला हो, पेट्रोल डीजल की जो कीमतें आसमान छू रही है, अगर उनकी दरें कम करने की बात हो तो आरएलपी पार्टी, आम आदमी, गरीब आदमी, जवान किसान की आवाज उठा रही। इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से राजस्थान के नौजवानों के, सीएचए के, तमाम सुविधा कर्मियों के मुद्दों को लेकर बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बना के आगामी दिनों में बड़े आंदोलन राजस्थान सभी 200 सीटों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ेगी। हनुमान जी, एक सवाल ये है कि मेडिकल विभाग में इनके अलावा 1 लाख और पद हैं, वो हम ये चाह रहे हैं कि जितने भी संविदा कर्मी हैं और जो अभी तो पद खाली है साहब, पद बढ़ाने पड़ेंगे। आज सीएससी खोल देते हो, कई ऐसी सीएससी राजस्थान के अंदर
जहाँ लेडी डॉक्टर नहीं, आप लेडी डॉक्टर नहीं लगाओगे गायनों की, तो वहाँ क्या फायदा उस CHC खोलने का या बड़े अस्पताल खोलने का? ये मेडिकल डिपार्टमेंट के जितने भी फंड हैं इनको भी भरा जाना चाहिए। तमाम राजस्थान के जो 4 लाख पति सरकार जल्दी पर इनको लेंगे। ब्यूरोक्रेसी क्या, कल मैंने पढ़ा था RS अधिकारी कुछ लोग गए थे। वैसे ACB को भी अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए और ब्यूरोक्रेसी को भी ध्यान रखना, क्योंकि सारे ब्यूरोक्रेट ईमानदार नहीं होते। 80% तो चोर है राजस्थान के अंदर। चाहे IAS उठा के देख लो, RS उठा के देख लो, और हमारे नेता भी 95-96% इसी में लगे हुए हैं। अभी तो सारे व्यक्ति राजनीति में और नौकरी में आजकल सेवा करने के लिए नहीं आ रहे हैं। वो चाहते हैं बिजनेस कैसे हो, हमारे बच्चे विदेश में कैसे पढ़े, सरकारी स्कूल गिरे तो गिरे, उनको कोई लेना नहीं। अपनी प्रॉपर्टी बनाओ, काला धन लाने की बात ही आ गई। काला धन भाई देश में भी आप BJP की जो सरकार चली उसका कारण ये है कि सामने विपक्ष क्या है। देखो प्रियंका गांधी है तो उसको चिंता रहती है उसके पति को गिरफ्तार कर लेंगे, तो सुबह शाम कैसे बात करें, एडजस्टमेंट कैसे करें। तो एडजस्टमेंट की राजनीति और मिला जुली का खेल चल रहा है, और यहाँ भी यही चल रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि RLP मजबूत विपक्ष राजस्थान के अंदर इस बार मजबूत एक उम्मीद के रूप में थर्ड विकल्प राजस्थान की जनता को देगी। और इस बार जो 23 के रिजल्ट आएंगे वो राजस्थान के नौजवान और किसान मिलकर चौंकाने वाले रिजल्ट राजस्थान के अंदर। दोनों पार्टियों को, एक पार्टी थर्ड जाएगी, कौन सी जाएगी, एक पार्टी थर्ड नंबर रहेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में मुकाबले के अंदर खड़ी मिलेगी। हनुमान जी, आप बताइए, बिजली कटौती देखिए आप, ये कई जगह एक उचित कटौती है। उसमें रात को 3 बजे का किस्सा बताया, 3 बजे उसका इंसान क्या हो गया, बोले साहब मैं चेक करा था MLA क्वार्टर तो फाटा है ना सारे। अरे मेरे का टूट नहीं रहा, 10-20 लोग बैठे हैं इसके अंदर, धीरे धीरे जाएंगे सारे खाली करेंगे। मैं साहब अभी देखा बिजली कटौती से राजधानी जूझ रही है, गांव गरीब सब जगह, हर व्यक्ति थोड़ी दे पाएगा। लेकिन सुबह की बात है, इन बातों के खिलाफ आंदोलन करने वाला कोई है नहीं। सत्ता में बैठे लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, कांग्रेस जड़ों में बढ़ी हुई है और भाजपा 20 दूलों की पार्टी। आप सारा चीज देख रहे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब हम जोधपुर का आंदोलन करेंगे